आज हम बात करेंगे मानव प्रजातियों की कि प्रजाति की क्या परिभाषा है या प्रजाति से हम क्या समझते हैं और मानव प्रजातियों का जो उद्भव और विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं कि मानव प्रजातियां क्या होती हैं, रेसिस ऑफ मैनकाइंड। अगर हम देखें तो पृथ्वी के सतह पर जितने भी जीव मिलते हैं उनको हम जैविक विशेषता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा बांटा गया है। उसको हम कहते हैं स्पीसीज या जाति। लेकिन क्योंकि बौद्धिक विकास के क्रम में मानव सर्वोपरि है, इसलिए इस प्रकार जीवों के वर्गीकरण में मानव एक विशिष्ट जाति बनकर उभरता है। मानव जाति के उपवर्ग को हम प्रजाति कह सकते हैं, जिसके सदस्यों में वंशानुक्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं जो उन्हें अन्य मानव वर्गों से या हम कह सकते हैं अन्य मानव प्रजातियों से अलग करते हैं। अब जो ये नस्ल है या तो इसमें शारीरिक लक्षणों में समानता पाई जाती है कि एक प्रजाति के व्यक्तियों में के शारीरिक लक्षणों में समानता देखने को मिलती है। इन शारीरिक लक्षणों में कौन कौन से हैं? शरीर का कद कि कितना लंबा कद है, त्वचा का रंग, बाल की बनावट किस प्रकार की है, सिर किस प्रकार का है, सिर की बनावट किस प्रकार की है, आँखों का रंग कैसा है, आँखों की बनावट कैसी है, नाक की बनावट या मुखाकृति की जो बनावट है ये किस प्रकार की है। विभिन्न प्रजातियों में पहचान के स्थायी लक्षण पाए जाते हैं और वो लक्षण भी वंशानुक्रम से उनके सदस्यों में आगे भी चलते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समान आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों की पहचान की जा सकती है। हालांकि जो मनुष्य है तो प्रत्येक मनुष्य विशिष्टतापूर्ण व्यक्ति होता है जो अन्य मनुष्य से थोड़ी बहुत भिन्नता रखता है। फिर भी विभिन्न मनुष्यों में इतनी समानता पाई जाती है कि उसके आधार पर मनुष्यों को समान लक्षणों वाले समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि प्रजाति किसे कहते हैं, अर्थात प्रजाति की क्या परिभाषा है। अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले प्रजाति शब्द का या रेस, खासतौर पर आंग्ल भाषा का जो रेस शब्द है उसी का हिंदी रूपांतरण है प्रजाति। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग फॉक्स महोदय ने किया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक ऑफ मार्टायर्स, हिंदी में कहें तो शहीदों की पुस्तक। उसमें प्रजाति रेस शब्द का इस्तेमाल हुआ था 1570 के दशक में। रेस शब्द की उत्पत्ति अगर हम देखें तो संभवतः इटालियन भाषा के रज्जा शब्द से हुई है। अब रज्जा का जो अर्थ है वो है परिवार, वंश या नस्ल। तो इससे स्पष्ट होता है कि मानव प्रजाति एक जैविक विचार है जिसका अर्थ ऐसे मानव वर्ग से है जो एक नस्ल से संबंधित हो और वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो। कुछ अन्य विद्वानों ने भी रेस को डिफाइन करते हुए यह प्रजाति की परिभाषा दी है, जिसमें वाइडल डी ला ब्लाश महोदय हैं। वो कहते हैं कि प्रजाति का अर्थ
उस कायिक वर्गीकरण से है जो मानव शरीर की आकारिकी अथवा शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है। वाइडल डी लाप्लास महोदय क्या कहते हैं? रेस टू मीन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग ईदर द मॉर्फोलॉजी और द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो वाइडल डी लाप्लास महोदय भी शारीरिक जो लक्षण हैं उनके आधार पर अलग अलग प्रजातियों को मानते हैं। क्रोबर महोदय एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, मतलब मानव शास्त्री हुए हैं। उन्होंने प्रजाति को जो परिभाषा दी है वो है कि प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। तो क्या है? यह आनुवांशिकता, नस्ल, जननिक लक्षण या उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। तो क्रोबर महोदय कहते हैं रेस इज अ वैलिड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ वैलिड सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट, इट इज अ ग्रुप यूनाइटेड बाय हेरिडिटी, अ ब्रीड और जेनेटिक स्ट्रेन और सबस्पीसीज। अर्थात क्रोबर महोदय भी यही मानते हैं कि जो प्रजाति है वो जैविक संकल्पना है। अर्थात उनके जो मानव का शारीरिक लक्षण हैं, चाहे वो आंतरिक हैं या बाह्य हैं, उनके आधार पर प्रजातियों को अलग अलग किया गया है। ग्रिफिथ टेलर महोदय कहते हैं मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि संस्कृति को। वो कहते हैं रेस डिनोट्स ब्रीड नॉट कल्चर। तो हम कह सकते हैं कि भौगोलिक जो पारिभाषिक शब्दकोश है, जो कि तो उसके अनुसार मानव प्रजाति मानव जाति का उपवर्ग है जिसके सदस्यों में वंशानुक्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं जो उन्हें अन्य मानव वर्गों से अलग करते हैं। अर्थात जो शारीरिक लक्षण हैं इन्हीं के आधार पर मानव प्रजातियों को अलग अलग किया जा सकता है। तो जितनी भी हमने परिभाषाएं की उनसे स्पष्ट है कि एक मानव प्रजाति में पर्याप्त समान आनुवंशिक लक्षणों का पाया जाना अनिवार्य है, क्योंकि इसी आधार पर हम अलग मानव प्रजाति के रूप को पहचान सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो प्रजाति या रेस शब्द का प्रयोग अन्य अर्थों में करते हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। जैसे कुछ विद्वान या लेखक संस्कृति, भाषा, राष्ट्रीयता के अनुसार भी प्रजातियों का वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि जो भाषा है, राष्ट्रीयता है, ये स्थायी लक्षण नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक तौर पर नहीं चलते रहते हैं। आप देखिए कि अगर कोई स्थानांतरित हो जाता है या प्रवास कर जाता है किसी अन्य जगह पर, तो उसकी राष्ट्रीयता अलग हो जाती है, उसकी भाषा अलग हो जाती है। तो इसी कारण से जो भाषा के अनुसार हम कहें कि ये लैटिन प्रजाति है, ये चीनी प्रजाति है, ये जापानी प्रजाति है, या राष्ट्रीयता के अनुसार कहें कि ये जर्मन प्रजाति है, ये भारतीय प्रजाति है, तो या ब्रिटिश प्रजाति है, ये वर्गीकरण सही नहीं है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीयता है या भाषा है, ये दोनों ही लक्षण परिवर्तनशील है। तो इसलिए
जो विश्व के भिन्न भागों में पाई जाने वाली जनजातियों के लिए भी प्रजाति वर्ग का प्रजाति शब्द का रेस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो जनजातियां हैं वो तो प्रादेशिक मानव समूह हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कहें कि पिग्मी हैं, भील हैं, एस्किमो हैं, बुशमैन हैं, किर्गिज, मसाई, बद्दू, सकाई, नागा, टोडा, गुज्जर बकरवाल, थारू, ये आदि जो जनजातियां हैं, ये कोई विशिष्ट प्रजाति नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रजाति है वो एक जैविक संकल्पना है, सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना नहीं है, या किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को या राष्ट्रीयता को नहीं बताती। अब हम बात करेंगे मानव प्रजातियों का उद्भव कैसे हुआ, कैसे बनी और कैसे इनका विकास हुआ। अगर हम देखें कि हालांकि जो मानव प्रजातियों का उद्भव और विकास एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसके बारे में कि किस प्रकार से ये हम मानव प्रजातियां अलग अलग हुई, इसके विषय में अभी भी हमारा ज्ञान पूरा नहीं है। लेकिन फिर भी बाह्य शारीरिक लक्षणों में अलग अलग होने के कारण या पर्याप्त भिन्नता देखी जाने के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो मानव प्रजातियां हैं वो अंतर्जातीय विवाह, प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक पर्यावरण, जैविक परिवर्तन के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण ये अलग अलग हुई हैं, या हम कह सकते हैं कि ये कुछ कारक हैं जो प्रजातीय गुणों को प्रभावित करते हैं। अब मानव प्रजातियों की जो शारीरिक रचना के बाह्य लक्षण हैं उनमें अंतर उत्पन्न करने वाले कुछ कारक हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रंथि रस प्रभाव का, इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। दूसरा, प्राकृतिक चयन तथा जैविक परिवर्तन। फिर जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक एवं सामाजिक एकांत, जोग्राफिकल एंड सोशल आइसोलेशन, और प्रजातियों का मिश्रण। सबसे पहले बात करते हैं ग्रंथिरस प्रभाव की। अब जैसा कि हम जानते हैं कि समस्त मानव प्रजातियों की जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो एक ही है और वे सभी एक ही पेरेंट्स की संतानें हैं, लेकिन शरीर की विभिन्न ग्रंथियों के अलग अलग क्रिया होने के कारण, और ये क्रिया अलग अलग क्यों है कि प्राकृतिक पर्यावरण में या जलवायविक दशाओं में अंतर होने के कारण इनमें ग्रंथियों की क्रिया में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और यही कारण है कि बाह्य शारीरिक लक्षणों में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। कैसे? जैसे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं जिनसे रासायनिक तत्व निकलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन। अगर जैसे पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये अगर अधिक क्रियाशील है तो शरीर का कद ऊंचा होता है, शरीर भारी होता है, भौहें अधिक विकसित होती हैं और नाक भी विकसित होती है। ये सभी लक्षण कोकेशियन प्रजाति के हैं, अर्थात उनके अंदर पीयूष ग्रंथि अधिक क्रियाशील हुई। इसके अगर विपरीत हम देखें, अगर गल ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है तो गल ग्रंथि के विकास के अभाव में मनुष्य का कद छोटा रह जाता है, नाक और चेहरा चपटा हो जाता है, रोम कम विकसित हो पाते हैं। तो इस प्रकार
जो है थायराइड ग्लैंड का या गल ग्रंथि के निष्क्रिय हो जाने के कारण मंगोलियन प्रजाति का विकास हुआ। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक चयन और जैविक परिवर्तन। एक प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके जीन्स में मिल जाते हैं और वंशानुक्रम या पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहते हैं। हालांकि बहुत लंबे समय में ये परिवर्तनशील भी हो सकते हैं। अब उसका कारण क्या है कि जो प्राकृतिक चयन है उसके द्वारा ये परिवर्तनशील हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रजाति का विकास निश्चित प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थितियों में ही हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रजाति का विकास है उसके ऊपर प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थितियों का मिला जुला प्रभाव पड़ा है। और जो जैविक गुणों में परिवर्तन है वो मुख्य रूप से स्थानांतरण के फलस्वरूप हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग 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 मानवीय जातियों के या प्रजातियों के समूह देखने को मिलते हैं। इसमें अगर हम उदाहरण लें तो हम कह सकते हैं कि जो जलवायु है हिमयुग के अंतर्गत बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई तो वहाँ कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। तो मध्य एशिया में निवास करने वाली जो प्रजातियाँ हैं वो अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरी जगह चली गई और दूसरी जगह जाते हुए प्रवास के दौरान जो मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ, क्योंकि उनको क्या है प्राकृतिक अवरोध मिले, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, दुर्गम जंगल, निर्जन मरुस्थल। तो जो प्राकृतिक अवरोध और उसके साथ साथ जो अलग जलवायविक परिस्थिति अर्थात प्रतिकूल जलवायविक परिस्थिति के मिलने के कारण मानव के प्रवास में प्रसार में बाधाएं उत्पन्न हुई। अब उन कठिनाइयों को अनुकूलन और समायोजन करने के लिए मानव के शारीरिक लक्षणों में भी परिवर्तन देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि प्रवास से प्रजातीय गुणों और विशेषताओं में या बाह्य शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन होता है। फिर है जलवायु परिवर्तन। जलवायु को भौतिक पर्यावरण का एक सबसे शक्तिशाली और प्रभावकारी कारक माना जा सकता है। जलवायविक दशाओं में भिन्नता होने के कारण मानव वर्गों की जो शारीरिक रचना है और उसके विकास में शारीरिक विकास में भी अंतर देखने को मिलता है। हटिंगटन महोदय मानते हैं कि जलवायु भौतिक पर्यावरण का प्रमुख तत्व है और इसका प्रभाव प्रजातीय विकास पर निश्चित रूप से पड़ता है। और इसी को लेते हुए ग्रिफिथ टेलर महोदय ने भी जो अपना प्रवास कटिबंध सिद्धांत है वो जलवायु परिवर्तन के आधार पर ही दिया है। अब ये क्या है प्रवास कटिबंध सिद्धांत? अगर मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो जो मानव प्रजातियों का उद्भव स्थल है वो एशिया की मध्यवर्ती भूमि है। अब बीच बीच में जो प्लेस्टोसीन युग के 4 बड़े हिमयुग आए और बीच बीच में क्या है गर्म जलवायु वाले अंतर हिमयुग आए। जब मध्य एशिया की भूमि पर मानव वर्ग का विकास हुआ तो वहाँ की जो जलवायु है वो गर्म थी और मानव निवास के योग्य थी। लेकिन जैसे ही हिमयुग का आगमन हुआ वहाँ की जलवायु शीतल हो गई तो मानव गर्म जलवायु की दक्षिणी पेटी की ओर प्रवास करने लगे। अब मार्ग में उन्हें
प्राकृतिक जो अवरोध हैं, चाहे वो पहाड़ियाँ हैं या दुर्गम जंगल हैं, निर्जन मरुस्थल हैं, उनसे जाना पड़ा। तो उसके कारण उनके शरीर में बहुत परिवर्तन होने हुए। अब हिमयुग की समाप्ति के बाद जब दोबारा से गर्म जलवायु का आगमन हुआ मध्य एशिया में, तो कुछ मानव समूह वापस अपने मूल स्थान पर लौट आए और कुछ वहीं रहे, नहीं लौटे, क्योंकि दक्षिण की जो जलवायु गर्म थी, तेज धूप और गर्मी के कारण मनुष्य का रंग जो है, त्वचा का रंग काला पड़ा, होंठ मोटे हो गए, सिर लंबे हो गए। और इसके विपरीत जो मध्य एशिया में जो लोग रहे, वो उनका वर्ण श्वेत रहा, सिर चौड़ा हुआ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मनुष्य की त्वचा के रंग पर जलवायु का प्रभाव पाया जाता है। फिर है भौगोलिक और सामाजिक पार्थक्य, आइसोलेशन, या हम इसको कह सकते हैं भौगोलिक और सामाजिक एकांत। अब अगर दो क्षेत्रों के बीच जहाँ पर अलग अलग जलवायविक दशाएं हैं, चाहे वो अगर अलगाव है, विलग प्रदेश हैं, और वहाँ निवास करने वाली जो प्रजातियां हैं वो एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाती, चाहे वो भौतिक अवरोधों के कारण या सांस्कृतिक अवरोधों के कारण। तो जब वो सामाजिक, सांस्कृतिक या भौतिक अवरोधों के कारण जब एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाती, तो उनमें एक दूसरे से भिन्न शारीरिक लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, और जिसके कारण जो है वो मानव प्रजातियां बनती है। फिर है प्रजातियों के मिश्रण के कारण रेशियल जो, तो धीरे धीरे देखने में आया है कि मानव समुदाय के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ है या स्थानांतरण हुआ है, तो इससे क्या हुआ है कि अलग अलग मानव प्रजातियों के स्त्री पुरुषों में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए हैं। इसके कारण मिश्रित लक्षणों वाली संतानें उत्पन्न हुई। तो जो ये वर्ण संकर संतानें हैं, ये अपने आप में एक मिश्रित प्रजाति का विकास हुआ। अब आप देख लीजिए, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका में देखिए, जैसे कोलंबिया की लगभग 40% और मैक्सिको की 60% जो जनसंख्या है, उसमें यूरोपीय और रेड इंडियंस के अंतर्विवाह की संतानें हैं। तो जब अंतर्विवाह होता है तो दो प्रजातियों का मिश्रण होता है, और उनसे उत्पन्न जो संतान है उनमें दोनों प्रजातियों के कुछ लक्षण, जैविक लक्षण दिखाई देते हैं, अर्थात वो उनकी जो प्रकृति है वो मिश्रित प्रकृति है। तो यही कारण है कि अलग अलग मानव प्रजातियों का विकास हुआ। धन्यवाद।